हेलो छात्राओं, आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को हेडिंग को ले लेते हैं। पहली हेडिंग है कि पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सारी संख्याओं को कहा जाता है कि वह पूर्ण संख्याएं हैं। समझ में आया कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पूर्ण, देखिए पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो किससे शुरू हो रही हैं, शून्य से शुरू हो रही हैं। कहाँ से शुरू हो रही हैं? शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जा रही हैं? होकर अनंत तक जाती हूँ। हैं, कहाँ तक जाती हूँ? अनंत तक जाती हूँ। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन एक शर्त उसमें यह है कि वे संख्याएं कभी भी भिन्न में नहीं होनी चाहिए और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। वे संख्याएं कभी, पूर्ण संख्याएं कभी भिन्न नहीं हो सकती और कभी वो ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती हैं। मतलब कि वे संख्याएं जो शून्य से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन शर्त बस इतनी है कि वो भिन्न नहीं हो सकती और ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे लिखा है कि प्रकृति संख्या, जिसे नेचुरल संख्या भी कहा जाता है। तो प्रकृति संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। लिख लेते हैं कि वे संख्या, वे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो क्या हों, जो क्या हों, एक से शुरू हो जाएं और कहाँ तक चली जाएं? अनंत तक चली जाएं, वे सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इनका उपयोग जो है हम गणना करने के लिए करते हैं। और इनका उपयोग क्या करने के लिए करते हैं? गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गो कार है, दो गो कार है, इस प्रकार से ये संख्याएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो शून्य से लेकर अनंत तक जाती हैं। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं। एक से शुरू होकर अनंत तक की सारी संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। परंतु इनमें एक चीज़ और होना चाहिए कि ये सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए? ना तो भिन्न में होनी चाहिए और ना ही ऋण में होनी चाहिए। बस इतनी शर्त है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे लिखा है विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, उसने हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिख दे रहा हूँ कि विषम संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? विषम संख्या वह संख्या है जो क्या हो, दो से पूर्ण तरह विभाजित न हो सके, वह संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। मतलब कि वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह से नहीं कटे। जैसे मान लीजिए अब आपसे कोई पूछ दिया, बताइए कि 10 विषम संख्या है कि सम संख्या है। तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो अब ये भाग किए तो एक 5 बार में पूरी तरह से एक कट गया, यह पूरी तरह से कट गया है, कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन यहाँ पर क्या यह शर्त बता रहा है? यह शर्त है कि वह क्या हो? पूरी तरह से क्या हो? विभाजित ना हो सके।
तो अब यहाँ तो विभाजित हो गया, तो इसका मतलब यह 10 जो है क्या नहीं है। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए कि कोई 11 है, अब इसी संख्या को 2 से फिर विभाजित करें तो करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 10 आ गया, एक शेष बच गया। अब एक शेष बच गया तो हम यह जो कह रहा था कि यह पूर्ण तरह से विभाजित ना हो सके, तो यहाँ पर एक बच गया, मतलब ये पूर्ण तरह से विभाजित नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या कि 11 क्या है, 11 एक विषम संख्या है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 अनंत तक इसी प्रकार से जो भी संख्याएं आएँ और उनको 2 से भाग करने पर कोई शेष बच जाए तो आप कह दीजिएगा कि यह क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, आगे बोल रहा है सम संख्या, इवन संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो विषम का विपरीत होती है, उल्टा होती है। यहाँ पर 2 से काटने पर बच जा रही थी, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही थी, यहाँ पर यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो, विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, हो जाए। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या वे संख्याएं हैं जो 2 से क्या हैं, पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12, 14, 16, इसी प्रकार से सारी संख्याएं जो 2 से क्या हों, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो सके। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि भाज्य हो। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं, क्योंकि उसके 2 से अधिक क्या होनी चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 से कम भी होना नहीं चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि अभाज्य जिसके सिर्फ क्या हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए जो 1 है वह भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप जो है इसका सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसका गुणनखंड करेंगे। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 का गुणनखंड 1 का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 का गुणनखंड सिर्फ क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पर शर्त देखेंगे, भाज्य की शर्त क्या है, अभाज्य की शर्त क्या है। अब दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को समझेंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। भाज्य संख्या का शर्त यह है कि भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका 2 से अधिक क्या होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इकट्ठ है, दूठ भी नहीं हुआ तो 2 से अधिक क्या होगा, यहाँ पर तो इकट्ठ है। इसका मतलब यह कि ये भाज्य संख्या तो नहीं हो सकता। चलिए हम लोग कहते हैं कि चलो भाज्य संख्या नहीं हुआ तो अभाज्य संख्या हो जाए, तो अभाज्य संख्या में चलते हैं। अभाज्य संख्या पर देखते हैं, तो अभाज्य संख्या क्या कहता है, अभाज्य संख्या कहता है कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनके क्या हो, जिनकी सिर्फ क्या हो, 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो सिर्फ 1 का ही गुणनखंड है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही तो अभाज्य संख्या है। इसलिए 1 को ना तो भाज्य में लिखा गया है और ना ही अभाज्य में लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहता है कि वे दो संख्याओं जिन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ सिर्फ एक ही हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ क्या हो? एक हो, एक से अधिक या अलग कोई और संख्या न हो। मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ एक हो, दो ना हो, तीन ना हो, कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर ये बताइए सर जी, तो ये तो 4 जो है, 4 तो भाज्य संख्या है, लेकिन ये तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में लिख दिए हैं आप, तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर सभाज्य संख्या है, तो इसकी शर्तें कुछ अलग हैं, समझ में आया? जैसे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका दोनों संख्याओं का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब यहाँ पर क्या बोल दिया? यह बोल दिया कि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। इसका क्या मतलब होता है? एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक के अलावा और कोई गुणनखंड इन दोनों संख्याओं में मिले ही ना। जैसे मान लीजिए कि हम इसको ही क्यों लिख दिए हैं, इसको क्यों लिख दिए हैं? तो अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, 3 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से। इसको गुणनखंड के रूप में नहीं, इसको क्रॉस में लिख दे रहा हूँ, बार बार आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, मैं आदत हो गई है। एक गुणनखंड इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये पहली संख्या, यह क्या है? दूसरी संख्या। अब इनमें से क्या उभयनिष्ठ मतलब दोनों मिल रहा है? उभयनिष्ठ माने दोनों में मिल रही हुआ संख्या होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो ये तो दोनों मिल नहीं रहे हैं। मिला क्या? सिर्फ जो है एक ही मिला, जो कि इस शर्त को पालन कर रहा था, इस शर्त को मान रहा था, इसलिए हमने इसको क्या किया? लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें जो है 2 हो गया। अब अच्छा सर एक बात बताइए कि क्या 2 और 4 सअभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है? तो सअभाज्य गुणनखंड वह गुणनखंड होता है जिनका सिर्फ एक ही क्या हो? उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो अब इसका पहले गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। जब गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 2 बराबर क्या होगा? 1 गुणे 2। अरे 1 गुणे 2 में बार बार गुणा लिख दे रहा हूँ। 1 के पढ़ा में भी 2 आता है, 2 के पढ़ा में तो 2 आता ही है। अब 4 को लिख लेते हैं, तो 1 2 4। 4 के पढ़ा में भी क्या आता है? 1 के पढ़ा में भी 4 आता है, 2 के पढ़ा में भी 4 आता है, 4 के पढ़ा में तो आता ही है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर पाए हमने क्या पाया कि यहाँ पर 2 संख्याएं मिल गई। एक तो मिला ही मिला, 2 भी मिल गया, इसलिए यह सअभाज्य गुणनखंड के नियम को पालन नहीं कर रहा है। इसलिए 2,4 सअभाज्य गुणनखंड नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से सअभाज्य गुणनखंड आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?